गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, काफ़ी टाइम बाद हमारी ये क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो लास्ट क्लासेस में जो हमने टॉपिक्स कवर कर चुके हैं उनको एक बार मैं क्विकली आपको रिकैप करवा देता हूँ। पहला टॉपिक हमने कवर किया है बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स। उसके बाद हमने कवर किया था एग्रीकल्चरल इनकम। देन हम आए थे फर्स्ट हेड ऑफ इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी। उसके बाद इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट हेड की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी सर, प्रॉफिट एंड गेन्स अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। जी सर। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हाउस प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर उसकी डेफिनेशन कवर थी। हमारी हाउस प्रॉपर्टी ये होंगे, हमारे ऑनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी का, और बिजनेस पर्पज से यूज नहीं होनी चाहिए। सैलरी के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप देखी थी। बट इनकम टैक्स में जो बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो हेड है उसके अंदर हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे। लाइक उसके अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी मैटर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या मैटर है इनके अंदर हम डीपली जाएंगे और इस चैप्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हेड ऑफ इनकम सैलरी, सेकंड हेड ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 213 से, जो बात करता है हमारी बिजनेस की डेफिनेशन। जी हाँ, सेक्शन 213 से स्टार्ट करते हैं जो बात करता है हमारी बिजनेस की डेफिनेशन की। ये कहता है कि बिजनेस में आप इंक्लूड कर सकते हो किसी भी ट्रेड को, किसी कॉमर्स को। जी हाँ, किसी चीज़ की ट्रेडिंग करते हैं वो भी बिजनेस में आएगा। किसी का कॉमर्स, कोई मैन्युफैक्चर या फिर कोई एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और मैन्युफैक्चर। ठीक है, 213 की डेफिनेशन में बिजनेस के बारे में क्या बताया? एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या फिर एनी एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर। तो यही आपका पॉइंट नंबर वन में लिखा हुआ है। एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या फिर कोई एडवेंचर इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स। ठीक है, इसको हम बिजनेस बोलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपकी रिकरिंग बेसिस पे हो रही है, डेली डे टू डे बेसिस पे या फिर रिपीटेडली हो रही है तभी आप उसको बिजनेस कहेंगे। इनकम टैक्स में आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ को भी बिजनेस माना जाता है। मतलब आपने अगर कोई ट्रांजेक्शन एक बार किया, वंस इन अ लाइफ टाइम किया, और दैट ट्रांजेक्शन हैज़ बीन fall under the below category of element, then it should be treated as business transaction। सर वो क्या है? किसी भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन में ट्रीट करने के लिए हमें मोटा मोटा 5 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सर वो क्या है? सबसे पहला होता है नेचर ऑफ कमोडिटी, किस कमोडिटी में डील कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। इंटेंशन ऑफ पार्टीज क्या है, जो दो पार्टीज इन्वॉल्व हो गई। फर्स्ट वन इज सर्विस रिसीवर और सर्विस रेंडर करने वाला। दूसरे गुड्स में होगा तो गुड्स को सप्लाई करेगा, गुड्स को रेसिपी करेगा, रेसिपिएंट। तो ट्रांजैक्शन में पहला हम देखेंगे नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, किस चीज़ का नेचर है कमोडिटी जिसका हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जो पार्टीज इन्वॉल्व है उनकी इंटेंशन क्या है, ट्रांजैक्शन में कितना एफर्ट अप्लाई किया गया है, पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कितनी बार ट्रांजैक्शन इस तरह की कर रही हैं पार्टीज, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। गॉट इट? यस सर। तो वी हैव टू डिटरमाइन, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है हमारा, वी हैव टू डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन फर्स्ट।
so that we can call a process or activity at business. The element of transaction is nature of commodity, intention of the parties, efforts applied in the, यहाँ पार्टी नहीं ट्रांजेक्शन होगा, ओके, periodicity of transaction, and last important transaction whether related और incidental to business या फिर academic qualification। सर ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम 236 में पढ़ते हैं। सो सेक्शन 2 क्लॉज 13 ने हमें ये बताया कि बिजनेस की डेफिनेशन ये है। सेक्शन 2 क्लॉज 13(6) बताता है कि सिर्फ बिजनेस में ही चीज़ें नहीं आती, आप अगर किसी प्रोफेशन में हैं तो वो भी आपकी पीजीबीपी के अंदर इनकम काउंट होगी। सर प्रोफेशन का मतलब होता है आपने कोई डिग्री या फिर आपने कोई स्किल, आपने कोई क्वालिफिकेशन अचीव की, एक्वायर की एकेडमिक लर्निंग के थ्रू किसी पेटेंटेड कॉलेज, पेटेंटेड स्टडी बोलते हैं, आपने किसी अप्रूव कॉलेज से कुछ किया, लाइक 10-12 जो करते हैं उसकी अप्रूव्ड एक मार्कशीट आपको मिलती है, यूनिवर्सिटी से आपने कुछ किया किसी अप्रूव्ड, तो वो पेटेंटेड स्टडी होती है। इंस्टीट्यूशन से आपने कोई कोर्स किया, आप लाइक CA, CMA, CS, लॉयर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैनेजमेंट, MBA आपने किया, तो ये सारी पेटेंटेड स्टडी होती है। तो कहता है अगर आपने इन पेटेंटेड स्टडी के थ्रू कोई स्किल एक्वायर की और आप उससे इनकम को अर्न कर रहे हैं तो आपकी प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी, तो आपकी प्रोफेशनल इनकम हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि एक और इनकम भी बिजनेस में आती है, वो क्या होती है, वोकेशनल इनकम। वोकेशनल इनकम क्या होती है, लाइक आपके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड थिंग है, आपके अंदर गॉड गिफ्टेड थिंग है, आपका इंटेलेक्चुअल नेचुरल एबिलिटी है आपके अंदर कि आप बहुत अच्छा सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं, और कुछ भी आपके पास इस तरह की नेचुरल एबिलिटी है और आप उसको मनी अर्निंग पर्पज से यूज़ करते हैं, या आप उसको मनी अर्निंग पर्पज से यूज़ करते हैं अपनी स्किल का, तो आपका जो इनकम आप अर्न करेंगे वो आपकी चली जाएगी पीजीबीपी के हेड के अंदर। लेकिन हॉबी एक अलग चीज़ है, बताया गया हॉबी एक अलग चीज़ है। हॉबी के अंदर अर्निंग फीचर नहीं होता है और वोकेशन के अंदर अर्निंग फीचर होता है। गॉट इट, ठीक है। तो इन तीनों ही चीज़ों में बेसिकली 236 में दो बातें बताई गई हैं, प्रोफेशनल इनकम जो कि आपने पेटेंटेड स्टडी से एक्वायर किया, एक वोकेशन जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है, और दोनों का पर्पस क्या होना चाहिए, अर्निंग का मोटिव होना चाहिए, ठीक है। 213 में बिजनेस बताया, तो कहता है 213 और 36 में आपने जो भी आपको बताया गया, जितनी भी तरह की आपको बिजनेस में इनकम क्लबिंग बताई गई, क्या क्या बिजनेस के अंदर आएगी, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रीट करी जाएंगी, उन सब के लिए कह रहा है कि अगर इन दोनों का मोटिव, दोनों सेक्शंस में दी गई बातों का जो मोटिव है, अगर वो सिर्फ प्लेजर है तो इनकम बिजनेस में ट्रीट नहीं करी जाएगी, ठीक है। बिजनेस में इनकम ट्रीट करने के लिए 213 और 236 के अंदर जो बातें बताई गई हैं उनको अगर बिजनेस में ट्रीट करना है तो देयर शुड बी ए प्रॉफिट मोटिव, देयर शुड बी ए प्रॉफिट मोटिव, यस, वहाँ पर प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। बाकी इनकम टैक्स की बात करें तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है इनकी कंप्यूटेशन में, सिर्फ एक सेक्शन वाइज लिटिल सेग्रीगेशन किया गया है, 44AA, 44AD, 44AE, ये सब क्या है हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्या कवर किया, सेक्शन 213 और 236 बिजनेस के लिए बताया कि कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या फिर कोई एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ दैट, ठीक है। बिजनेस के लिए हम एलिमेंट्स कौन कौन से माइंड में रखते हैं अपने, नेचर ऑफ कमोडिटी क्या है, इंटेंशन ऑफ पार्टी, एफर्ट अप्लाइड इन ट्रांजेक्शन, प्रोडिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद 236 में प्रोफेशनल स्टडी से आपने प्रोफेशनल स्किल के ऊपर आपने कोई अर्निंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, या फिर आप वोकेशनल स्किल के ऊपर कोई अर्निंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं प्रॉफिट मोटिव से, ठीक है, तो आपका बिजनेस में कवर होगी। गॉट इट, यस। अब आते हैं हम थोड़ा सा, हम गए सेक्शन 28 के पास, जी हाँ, सेक्शन 28 के पास गए
जो कि हमें बताता है कि इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन। भैया हमने 2 क्लॉज 13 और 2 क्लॉज 36 में ये देख लिया कि क्या बिजनेस है क्या नहीं है। यस, सॉरी, अभी हमने सिर्फ ये देखा क्या बिजनेस है। अब हम जाएंगे, बिजनेस हो तो गया, अब इसकी कौन कौन सी इनकम आएगी। जी हाँ, कौन कौन सी इनकम बिजनेस के अंदर काउंट होगी, उसके लिए हमें जाना पड़ा सेक्शन 28 के पास। जी हाँ, 28 के पास। सबसे पहले 28 क्लॉज 1 के पास गए। ये कहता है कोई भी इनकम, ये कहता है कोई भी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से इंक्लूडिंग स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, अगर आपने कोई इनकम एक्वायर की, कैसे, बिजनेस से या फिर प्रोफेशन से, 236 या 213 से, या फिर स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन करी आपने, तो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। सर स्पेकुलेटिव क्या होता है? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ स्पेकुलेटिव का आपका। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन में बेसिकली होता क्या है, फिजिकल डिलीवरी नहीं होती किसी चीज़ की, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के थ्रू ट्रांजेक्शन हो जाती है। गॉट इट? अगर कोई पूछे आपसे स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन क्या होती है, तो उसको बोल देना इसमें फिजिकल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी या स्टॉक, जिस चीज़ में हम डील कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है, उसकी फिजिकल डिलीवरी ना होके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हो जाता है और ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो उसको स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझाऊं तो शेयर्स में जो डील करते हैं आप, दो तरह से डील करते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रांजेक्शन और एक होता है इंटरडे ट्रांजेक्शन। इंट्राडे ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि अगर आपने जो भी शेयर्स एक्वायर किए, जी हाँ, जो आपने शेयर्स एक्वायर किए, आपने विद इन अ डे, एक टाइम पीरियड जो मार्केट का होता है, आई थिंक 9 to 3:30 जो होता है, तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपको शेयर एक्वायर करना पड़ेगा और आपको सेल करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट में आपको उतने ही पीरियड के अंदर वो आपका शेयर रहेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक सेल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, हमारे डीमेट अकाउंट में डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर आ गया और सेम डे हमारा सेल आउट हो गया। फिजिकल डिलीवरी नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया हमने कि पर्टिकुलर ये शेयर हमने खरीदा है और आज हम इसको सेल आउट कर देंगे। उसके बाद होता है कि इंट्राडे ट्रांजेक्शन, जिसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती। शेयर को आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप कर सकते हैं। लाइक मैंने 10 शेयर रिलायंस के परचेज कर लिए और मैंने अपने डीमेट अकाउंट में छोड़ दिए। आने वाले 10 साल में मैंने कहा कि इन शेयर की जो मार्केट वैल्यू है, जो फेस वैल्यू होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी कुछ अमाउंट से और मेरे को अच्छा फायदा हो जाएगा। तो इसमें कोई जो शेयर है वो हमारे डीमेटेरियलाइज फॉर्म में पड़े तो रहेंगे, लेकिन इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, यस सर। तो ये सारी, अब इंट्राडे में क्या होता है कि एक तो ट्रेडर होता है, एक इन्वेस्टर होता है। अगर ट्रेडर पर्पज से आप डील कर रहे हैं तो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस की इनकम की बात कर रहा हूँ, मतलब इंट्राडे में भी आपकी बिजनेस होगी बट वो स्पेकुलेटिव इनकम में आ जाएगी। ठीक है, और इंट्राडे में डील कर रहे हैं तो अगर ट्रेडर हैं आप, तो बिजनेस की इनकम ट्रीट करी जाएगी नॉर्मल बिजनेस की। और अगर इन्वेस्टर है आप, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपकी अगर जब भी सेल आउट करेंगे तो कैपिटल गेन का ट्रीटमेंट किया जाएगा उस पर। यस सर। तो फर्स्ट पॉइंट का समझाने का यही मतलब था, किसी भी तरह की इनकम आपको आई है बिजनेस या प्रोफेशन से, इंक्लूडिंग स्पेकुलेटिव इनकम, वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। उसके बाद 28 क्लॉज 2 की ओर आते हैं। ये कहता है कि कोई भी पर्सन मैनेजिंग द अफेयर ऑफ इंडियन कंपनी और एनी कंपनी इन इंडिया receives any compensation in regarding with his termination modification of terms and condition of employment shall be taxable under this head। जी हाँ, कोई पर्सन किसी कंपनी के अफेयर्स, किसी कंपनी के कुछ मैटर्स को मैनेज कर रहा है इंडिया के अंदर, जो कंपनी है, और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है कंपनी ने उसके साथ, उसमें कोई उसका या तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होता है या फिर कोई मॉडिफिकेशन किया जाता है, उस एवज में जो उसको नुकसान हो रहा है, जो भी कंपनी अमाउंट पे कर रही है, वो अमाउंट आपका टैक्सेबल हो जाएगा पीजीबीपी के अंदर। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है आपको, ये है कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब एम्प्लॉयर रिलेशनशिप से नहीं है, बिकॉज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में
एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप में सैलरी के अंदर इनकम चली जाती है, वहाँ पर भी एक चीज़ देखी जाती है। सर वो क्या चीज़ है सर, आप तो भूल जाते हैं बहुत जल्दी। जी हाँ, वहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप उसको कहते हैं जहाँ पर जो एम्प्लॉय होता है वो एज पर द कंट्रोल एंड मेथड स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉयर उसके अंडर काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है अपने अकॉर्डिंगली पर्सन काम कर रहा है कंपनी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद 28 क्लॉज 2 के अंदर एक और बात आती है, वो ये है एनी पर्सन होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया रिलेटिंग टू बिजनेस और receive any compensation in case of termination of agency shall be taxable under this head। उसके बाद तीसरी बात आती है इसके अंदर any okay any person receives any compensation or payment in respect of any property in business from government shall be taxable under this head। तो बेसिकली 28 क्लॉज को 2 को अगर मैं आप एक ही क्लब करके मर्ज करके अगर आपको समझाऊं तो मैं ये कहूँगा कि कोई पर्सन या तो वो किसी कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी कौन सी, इंडियन कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कर रहा है और कंपनी ने उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया हुआ है। दूसरा, कोई पर्सन जो किसी कंपनी की एजेंसी होल्ड कर रहा है, आपने किसी कंपनी की एजेंसी ले रखी है, आप उसका वर्क कर रहे हैं और आपको उससे इनकम आ रही है, ठीक है, और आपका भी बट ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी के साथ क्या हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा एक इस काम को करने का, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी पर्सन कंपनी के साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम कर रहा है कंपनी के लिए, और कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए, और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंपनी ने कुछ मॉडिफिकेशन किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट ही कर दिया, उसके कंसिडरेशन में कंपनी उसको जो भी अमाउंट देगी तो दैट वुड बी ट्रीटेड एज हिज बिजनेस इनकम। ओके, यस। उसके बाद होते हैं 28 क्लॉज 3 की ओर, जो कहता है इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन। जी हाँ, इनकम ऑफ ट्रेड और प्रोफेशनल, इसको अंडरलाइन कीजिए, ट्रेड और प्रोफेशनल सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम रेंडरिंग स्पेसिफिक सर्विसेज टू इट्स मेंबर शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड, बट कहता है सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एसोसिएशन कैन नॉट बी टैक्स्ड। ओके, इसका मैं एग्जांपल छोटा सा क्विकली दूंगा आपको। RWA का नाम आपने सुना होगा, RWA जो रेजिडेंट वेलफेयर अथॉरिटीज होती हैं, ठीक है, ये भी एक ट्रेड बॉडी कही जाती है बेसिकली। इनमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी होती है, उसकी एक अथॉरिटी होती है जो कि उस मेंबर्स के वेलफेयर का पूरा ध्यान रखती है। मेंबर्स जितने भी सोसाइटी में रहते हैं वो उनका एक अमाउंट फिक्स होता है कि भाई मेंटेनेंस के नाम पर इतना देंगे, इस चीज़ के नाम पर इतना देंगे, तो वो एक पर्टिकुलर अमाउंट उस सोसाइटी को, अथॉरिटी को, बॉडी को पेमेंट करते हैं। ओके, उस पेमेंट से वो पर्टिकुलर सर्विसेज को अपने प्रोवाइड करती है उनके वेलफेयर के लिए, सोसाइटी मेंबर्स के लिए। सपोज मान लीजिए आप एक सोसाइटी के मेंबर हैं, आपने कहा सर, सोसाइटी के जो चीफ मेंबर होता है उसके पास जाके बोला सर मेरी बेटी की शादी है, कल है ट्रांसपोर्ट की स्ट्राइक, तो ये सोसाइटी की जो गाड़ी है इसको मैं यूज़ कर लूँ। मेंबर ने सॉरी उसके चीफ मेंबर ने बोला कि आप इसको यूज़ कर लीजिए, बट आपको एक स्पेशल चार्ज लगेगा, स्पेशल चार्ज लगेगा। उसने कहा ठीक है, मैं आपको इसके 10,000 रुपीज़ देता हूँ। ध्यान रखिए, अब जो ये 10,000 रुपीज़ हैं ये उस बॉडी की बिजनेस इनकम माने जाएंगे। जी सर, ये उस बॉडी की बिजनेस इनकम माने जाएंगे। तो एक ही बात ध्यान रखनी है कि इनकम अगर डिराइव हुई है किसी ट्रेड, प्रोफेशनल या एसोसिएशन को, किससे, कोई स्पेसिफिक सर्विस, जी हाँ, कॉमन सर्विस जो सबको दे रहा है उससे नहीं, स्पेसिफिक सर्विस अगर वो दे रहा है किसी पर्टिकुलर मेंबर को, तो वो आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। यस सर। उसके बाद बात करते हैं हम कोई भी एक्सपोर्ट इंसेंटिव जो होता है। एक्सपोर्ट इंसेंटिव में आपको 3 चीज़ें बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जाऊँगा नहीं, ठीक है।
देखिए क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिक वैसे तो सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, एक पर्टिकुलर परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन एक इंपोर्ट लाइसेंस भी दिया जाता है, एक इंपोर्ट लाइसेंस भी दिया जाता है। तो उस इंपोर्ट लाइसेंस में होता क्या है, बेसिकली कभी कभी गवर्नमेंट जो होती है हमारी, वो इंपोर्ट पर बैन लगा देती है, इंपोर्ट बैन कर देती है ड्यू टू एनी इकोनॉमिक कंडीशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। तो इंपोर्ट पर जब बैन लग जाता है, तो जिसके पास इंपोर्ट लाइसेंस होता है, तो दैट पर्सन ओनली कैन इंपोर्ट एक्सपोर्ट द गुड्स। तो आपने सपोज इंपोर्ट बैन कर दिया गवर्नमेंट ने, और कोई पर्सन आपके पास आया, उसने कहा मुझे इंपोर्ट करना है, और एक और चीज़, उस इंपोर्ट लाइसेंस की ना एक वैल्यू होती है कि आप इतना अमाउंट का आपका इंपोर्ट लाइसेंस हो, तो आपका आप उसका इतना परसेंट इंपोर्ट कर सकते हैं। कोई पर्सन आया, उसको इंपोर्ट करने की नीड थी, आपको इंपोर्ट करने की नीड नहीं थी, आपने अपना इंपोर्ट लाइसेंस उसको सेल कर दिया, तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको आया, गवर्नमेंट ने कोई कंसेशन दिया आपको ड्यूटी में, जो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है, वो भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। कैश असिस्टेंस आपको रिसीव हुआ, आपने बहुत अच्छा एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट ने खुश होकर आपको उस एक्सपोर्ट पर एक स्कीम के थ्रू आपको कैश का असिस्टेंट दे दिया, तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है, 28 क्लॉज ट्रिपल आई ए, ट्रिपल आई बी, ट्रिपल आई सी इसके अंदर कवर हो रहे हैं। ठीक है, ट्रिपल आई ए में आप ड्यूटी ड्रॉबैक या फिर इम्पोर्ट लाइसेंस को सेल करने से इनकम करेंगे। ठीक है, ट्रिपल आई बी और ट्रिपल आई सी में, और आई बी के अंदर, सॉरी, ट्रिपल आई में, ट्रिपल आई ए बी सी में क्या करेंगे आप, ए की बात करूं तो उसमें आएगा आपका, इसमें आ जाएगा आपका, ए में आ जाएगा इंपोर्ट लाइसेंस को सील करना, बी में आ जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक, और लास्ट वाले ट्रिपल आई सी में कैश असिस्टेंस रिसीव्ड बाय द एक्सपोर्टर फ्रॉम स्कीम ऑफ गवर्नमेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर दिस हेड। ओके, उसके बाद आते हैं सेक्शन 28 क्लॉज 4 की ओर। ये कहता है आपको अगर अपने बिजनेस में किसी तरह की अचीवमेंट करने पर कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट मिलता है, तो वो भी आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। एक कार डीलर का एग्जांपल देता हूँ, आप एक कार के डीलर हैं, सॉरी, आप कार में डील करते हैं, और आपने क्या किया, इस महीने बहुत सारी कार्स को सेल किया, उस कंपनी ने आपको 5 कार गिफ्ट में दी, उन 5 कार की जो वैल्यू होगी, दैट वुड बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम। ओके, किसी तरह का बेनिफिट या परक्विजिट, बेसिकली कहने का मतलब है आपको मिल रहा है बिजनेस के कनेक्शन में, वेदर इन कैश और इन काइंड, तो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। उसके बाद इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस, रेम्यूनरेशन पेड टू पार्टनर, अगर पार्टनर को कोई इंटरेस्ट मिला, सैलरी मिली, बोनस मिला, रेम्यूनरेशन मिला, किससे, फर्म से, तो उस पार्टनर की बिजनेस इनकम माना जाएगा। लेकिन कब तक, जितना खर्चा कंपनी में अलाउड किया जाएगा, या जितना खर्चा फर्म में अलाउड किया जाएगा इन चीज़ों के अगेंस्ट, उतना ही पार्टनर की इनकम बिजनेस वाली मानी जाएगी। ठीक है जी सर, अब कितना अलाउड किया जाएगा, इसके लिए हम चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे सेक्शन 40 बी, सेक्शन 40 बी। ओके सर, उसके बाद आता है सेक्शन 40 बी, उसके बाद आता है हमारा कोई भी सम रिसीव हुआ या रिसीवेबल है आपको, या कैश में या फिर काइंड में, किसी एग्रीमेंट के थ्रू, एग्रीमेंट किस चीज़ का, नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू बिजनेस, आप जो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में, या किसी बिजनेस को कर रहे हैं, उसमें 4 लोग मिलकर कर रहे हैं, तो चारों के अंदर एक एग्रीमेंट होगा। वो एग्रीमेंट ये होगा कि कोई भी बिजनेस की, जो हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं, उसको अलग से जाके कोई अपना इसका पर्टिकुलर इसी चीज़ का बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगा। बिजनेस के कोई पेटेंट, नो हाउ जो होते हैं या कॉपीराइट हैं, उसको अपना अलग से यूज़ नहीं करेगा। तो उसके लिए उसको कुछ अमाउंट दिया जाता है, तो जो भी अमाउंट बिजनेस उसको दिया जाता है मेंबर या पार्टनर को, वो आपका बिजनेस इनकम माना जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है एनी सम रिसीव्ड अंडर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ सर, 2 बार बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ आपको। की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी अपने की मैन के लिए लेती है, जो कि इम्पोर्टेंट पर्सन होता है, उसके जाने पर, उसके ना होने पर कंपनी को नुकसान हो जाएगा, तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर कंपनी ने ली,
रिसीव हुआ पैसा किसको? एम्प्लॉय को। रिसीव हुआ पैसा किसको? से यस, रिसीव हुआ किसको? एम्प्लॉय को। तो कहाँ टैक्सेबल होगा सर? सैलरी के अंदर। रिसीव हुआ पैसा अगर एम्प्लॉयर को, तो कहाँ रिसीव हो, तो कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। इसकी बात कौन कर रहा है? सेक्शन 28 क्लॉज 6। ठीक है। अगर जो रिसीव हुआ सर उसके लीगल ईयर को, तो आ जाएगा आपका अदर सोर्सेस के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एनी सम रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और इन काइंड on account of any capital asset other than land, goodwill or financial instrument being demolished, destroyed, transferred if the whole of expenditure of asset is allowed under section 35 AD। इसको अंडरलाइन 35 AD। जब आगे देखेंगे बेसिकली 35 AD में क्या होता है। 35 AD के अंदर बिजनेस के अंदर जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उनकी आपको 100% डिडक्शन अलाउड की जाती है। कितनी? 100% डिडक्शन अलाउड की जाती है। तो अगर आपने कोई 100% एक्सपेंसेस बिजनेस का क्लेम कर लिया है और आगे आप उसको सेल आउट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डेमोलिश करते हैं, उससे आपको कुछ भी अमाउंट रिसीव होता है, कुछ भी अमाउंट रिसीव होता है, तो सर वो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा। ये बात कौन करता है? सेक्शन 28 क्लॉज 7। बट वो एसेट जो होनी चाहिए, कैपिटल एसेट क्या नहीं होनी चाहिए? लैंड नहीं होनी चाहिए, गुडविल नहीं होनी चाहिए और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होने चाहिए। जी सर। उसके बाद आता है कन्वर्जन। ये नया पॉइंट ऐड हुआ आपका, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट 28 क्लॉज VIA। ओके, 28 क्लॉज VIA। सर ये कहता है कि आपका कन्वर्जन किया अगर आपने स्टॉक का किसमें? कैपिटल एसेट में। कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू कैपिटल एसेट, तो सर क्या होगा? उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी उस इन्वेंटरी की एज ऑन डेट ऑफ कन्वर्जन इज ट्रीटेड बिजनेस इनकम। ठीक है। और उस बची जो सेल से आपकी कंसिडरेशन आएगी, जब आप उसको सेल आउट करेंगे तो आपकी चली जाएगी कैपिटल गेन में। जी सर। तो आज हमने क्या देखा? इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी देखा और इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशंस देखा। ठीक है। तो सबसे पहले हमने 213 पढ़ा। 213 के अंदर हमने देखा कि क्या बिजनेस है। 236 के अंदर देखा प्रोफेशनल इनकम क्या होती है, वोकेशनल इनकम क्या होती है, और किसी इसका मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अगर किसी ट्रांजेक्शन किसी एक्टिविटी का मोटिव सिर्फ प्लेजर है तो वो इनकम बिजनेस इनकम नहीं मानी जाएगी। उसके बाद 28 के पास गए थे हम। 28 सेक्शन ने हमें बताया था 28 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 3A, 3B, 3C, क्लॉज 4, क्लॉज 5, क्लॉज 6, 7, क्लॉज VA, क्लॉज VIA, जो नया ऐड हुआ 12 पॉइंट। ठीक है। तो इसमें हमने देखा कौन कौन सी इनकम्स बिजनेस के अंदर आएंगी, चार्जेबल होगी। ठीक है। उसके बाद इसको भी हम आज कवर कर लेते हैं। की पॉइंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए एज पर सेक्शन 145(1), एज पर सेक्शन 145(1), अगर मैं आपको इस पैरा को पढ़ के दिखाऊं तो ये कहता है कि एज पर सेक्शन 145(1) इनकम चार्जेबल अंडर द बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 142। इट इज टू बी कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द SSC, या फिर कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस, जो भी वो रेगुलरली फॉलो कर रहा है। अगर कोई मेथड फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको एक्रूअल बेसिस यानी मर्केटाइल बेसिस मानेंगे। लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं अंडर सेक्शन 43B विच शैल बी डिडक्टिबल ओनली ऑन कैश बेसिस। पहली लाइन का मतलब ये है। तो कहना ये चाह रहा है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो होता है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन जो होता है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये दो ऐड ऐसे हैं, इनकी जो इनकम है वो एज पर सेक्शन 145(1) ये कहता है कि वो कंप्यूटेशन उसकी जो होगी सेक्शन 145(2) के अकॉर्डिंग होगी। अब सेक्शन 145(2) क्या कहता है? सेक्शन 145(2) कहता है कि जो मेथड जो SSC है वो अपने अकाउंटिंग में फॉलो कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, या तो वो कैश बेसिस पे अपनी बुक्स को मेंटेन कर रहा है या फिर एक्यूरल बेसिस पे, जो जो मेथड भी वो यूज़ कर रहा है उस मेथड के अकॉर्डिंग हम उसकी इनकम को
कंप्यूट करेंगे सेक्शन 145(2) कहता है, ठीक है। और उसके बाद 145(1) में इसकी चार्जेबिलिटी हो जाएगी। लेकिन कह रहा है कि कुछ एक्सपेंस ऐसे भी होते हैं जो कि 43B में बताए गए हैं, जो सिर्फ कैश बेसिस पर अलाउड होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं सर, हम आगे बात करेंगे जी। उसके बाद एज पर सेक्शन 145(3) कहता है कि वेयर असेसिंग ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द करेक्टनेस ऑफ अकाउंट एंड द मेथड फॉलोड बाय द एसएससी, ही कैन मेक एन असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट। गाइस, इसमें हम 3 सेक्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, 145(1), 145(2) और 145(3). 145(1) कहता है कि इनकम चार्जेबिलिटी के बारे में, चार्जेबल कैसे होगी ये बताता है। 145(2) कहता है कंप्यूटेशन कैसे होगी, जो मेथड फॉलो कर रहा है एसएससी, रेगुलर, कैश और एक्यूरेट। अगर कोई मेथड नहीं बता रखा तो आप मर्केटाइल बेसिस ही मानेंगे उसको, ठीक है। उस मेथड के अकॉर्डिंग कंप्यूटेशन होगी। अगर कुछ केसेस में ये कहता है कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनको हम कैश बेसिस पर ट्रीट करते हैं, जो सेक्शन 43 में बताए गए हैं। जैसा एक एक्सेप्शन कह लीजिए आप 145(1) का या 145(2) का। 145(3) कहता है कि अगर एसएससी ऑफिसर, मान के चलिए आपका जो एसेसिंग ऑफिसर है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर है, वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ आपके मेथड से। मान के चलिए आप किसी तरह का सप्रेसिंग ऑफ टैक्स लाइबिलिटी कर रहे हैं, सप्रेसिंग ऑफ इनकम कर रहे हैं, तो 145(3) में जब असेसिंग ऑफिसर ने आपका एसेस किया आपकी अकाउंट्स को, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ कि आपको करना तो चाहिए सर मर्केंटाइल, बट आप फॉलो मेथड दूसरा कर रहे हैं। तो क्या करेगा, आपको एक असेसमेंट करेगा आपकी इनकम की अंडर सेक्शन 144। सर ये क्या होता है, इसके हम आगे बात करेंगे। छोटा सा अगर आपको ब्रीफ दूँ, 144 क्या होता है, जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट, जी हाँ, जब भी किसी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 144 के अकॉर्डिंग उसका असेसमेंट करता है इनकम का, तो उसके अंदर सर पहली बात तो कोई उसको माफ़ी नहीं दी जाती, जितना पेनल्टी उस पर चार्ज की जाती है वो उसको देनी पड़ती है, ठीक है। और एक तरह से एक्स पार्टी डिसीजन होता है, एक्स पार्टी डिसीजन होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो बोलेगा आप उसको सर करना पड़ेगा। बट 144 से पहले आपको बता दूं, एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड दी जाती है, बट अदर देन सेक्शन 142(3). सर ये सब क्या होता है, ये हम आगे असेसमेंट प्रोसीजर में पढ़ेंगे। जब भी आप अपनी इनकम का जो ब्यौरा होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देते हैं, तो एक तो होता है सेल्फ असेसमेंट का, एक होता है सेल्फ असेसमेंट, जी हाँ, एक होता है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट के बाद, सेल्फ असेसमेंट के बाद जब उस इनकम का असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, उस इनकम का असेसमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है, तो उसमें कुछ मेथड फॉलोड करता है, कुछ सेक्शंस के थ्रू उसकी असेसमेंट करता है। जो 143(1) होता है, 143(2) होता है, 142(1) होता है, तो ये सारे सेक्शंस होते हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी असेसमेंट करता है। उसके बाद उसको कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो जजमेंट, इन सब नोटिफिकेशन इंटीमेशन जो होता है, सॉरी नोटिफिकेशन नहीं, इंटीमेशन जो होता है एसएससी को देता है। उसके बाद बात करते हैं ए पर्सन कैन नॉट जनरेट, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ए पर्सन कैन नॉट जनरेट प्रॉफिट आउट हिमसेल्फ, हेंस नोशनल प्रॉफिट इज नॉट टैक्सेबल। अगर आपने कोई खुद से ही ट्रांजेक्शन कर लिया, आपने कोई खुद से ट्रांजेक्शन कर लिया सर, मतलब मान के चलिए आप कोई प्रोपराइटर हैं बिजनेस के, आपने अपनी कंपनी से ही 10,000 रुपये का गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले लिया और 10,000 रुपये का गुड्स जो 12,000 रुपये में ले लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि 2,000 रुपये कंपनी का प्रॉफिट है। भैया आपने 10,000 रुपये का गुड्स आपने लिया, आपने अपने आप को ही 12,000 रुपये दे दिए अपने ही बिजनेस से। 2,000 शेल नॉट बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस नॉट अलाउड। एंटिसिपेटेड मतलब आप बोलते हैं कल मुझे 20,000 का फ़ायदा हो जाएगा या फिर कल मुझे 20,000 का नुकसान हो जाएगा, तो भैया इनकम टैक्स बोलता है कि एंटिसिपेटेड कोई भी चीज़ या प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ना अलाउड हो, नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जो ये कहता है देयर मेक्स नो डिफरेंस वेदर द बिजनेस इज लीगल और इलीगल, द इनकम शैल बी टैक्स। चाहे आपका बिजनेस लीगल हो या फिर इलीगल हो, आपकी इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। 6 नंबर पॉइंट कहता है इफ द एसएससी कैरीज मोर देन वन बिजनेस देन इनकम फ्रॉम ऑल बिजनेस शैल बी कंपाइल्ड एंड टैक्स इज मर्ज्ड। अगर आप एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहे हैं तो सारे बिजनेस की इनकम को आपका कंसोलिडेट करके उसके बाद मर्ज करने के बाद टैक्स की
की जाएगी उसकी। उसके बाद आता है 6 नंबर उसके बाद आता है 7 इनकम चार्जेबल अंडर द हेड under this head only if the SSC carried on business or profession during the whole or any part of the previous year. However, there are some exceptions of this rule as follow. कहने का मतलब ये है कि आपकी जो इनकम है इस हेड के अंदर चार्जेबल होगी तब जबकि आपका जो बिजनेस है प्रीवियस ईयर में। सब प्रीवियस ईयर, अरे यार आप लोग बार बार भूल जाते हो। सेक्शन 3 को याद करो, सेक्शन 3 को याद करो जो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन बताई थी। जी हाँ, प्रीवियस ईयर में अगर आपका बिजनेस कैरी ऑन रहा है चाहे तो पूरे प्रीवियस ईयर में या फिर किसी प्रीवियस ईयर में कुछ टाइम तक, एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर आपने बिजनेस कैरी किया है तभी आपकी बिजनेस जो है, बिजनेस इनकम है जो आपका, वो इस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जिसमें इनकम जो होती है वो पीजीबीपी के अंदर इस हेड के अंदर प्रॉफिट एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर चार्ज की जाती है, इवन दो द एसएससी इज नॉट कैरिड आउट बिजनेस इन प्रीवियस ईयर। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें इनकम चार्ज करी जाती है पीजीबीपी के अंदर, नो मैटर यू हैव carried on the business in the previous year or not। सर वो क्या केसेस होते हैं? सर वो ये केसेस होते हैं सेक्शन 176 क्लॉज 3A 4, सेक्शन 41 क्लॉज 1, 41 2, 41 3, 41 4 और 36 1 सब सेक्शन 8। सबसे पहले बात करते हैं 176 की। ये कहता है कि एनी सम रिसीव्ड आफ्टर द डिसकंटिन्यूएशन of business and profession, the sum so received shall be deemed to be the income of recipient। जी हाँ, आपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर दिया, डिसकंटिन्यू करने पर आपको कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ तो दैट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज योर बिजनेस इनकम। उसके बाद सेक्शन 141 1 की जो ये कहता है कि रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अर्लियर अलाउड डिडक्शन। आप अपने खुद सोचिए एक बार कि आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के थ्रू, जब भी आप बिजनेस कर रहे थे 50,000 रुपीज़ का आपने एक्सपेंस क्लेम किया था, 50,000 रुपीज़ का आपने एक्सपेंस क्लेम किया था किसी पर्टिकुलर इनकम का। ठीक है, अब आपको वो एक्सपेंस वापस मिल जाता है, तो वो एक्सपेंस जो आपको वापस मिल गया तो वो एक्सपेंस गवर्नमेंट आपका क्या बना देगी? बिजनेस इनकम, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपको उसी एक्सपेंस को बिजनेस एक्सपेंस क्लेम करवाया था, अब आपने उसको रिसीव कर लिया तो आपकी बिजनेस इनकम हो जाएगी। तो बेसिकली रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन 41(1), तो आपका जब भी आपको रिसीव हुआ तब आपका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा, वेदर और नॉट यू हैव कैरीड ऑन बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर और नॉट। ठीक है, उसके बाद क्या है बैलेंसिंग चार्ज इन केस ऑफ पावर सेक्टर यूनिट। सर ये क्या होता है? पावर सेक्टर यूनिट बेसिकली जो होती हैं उनको डेप्रिसिएशन जो है हमारा 32 सेक्शन है इसका, उसके अंदर बैलेंसिंग चार्ज और टर्मिनल डेप्रिसिएशन जो होता है उसकी फैसिलिटीज़ दी जाती है, उसकी एक डिडक्शन दी जाती है। तो वो जो है हमारा 41(2), उस केस में बैलेंसिंग चार्ज जो होता है, वेदर और नॉट द पर्सन द एसएससी हैज कैरिड ऑन बिजनेस इन द प्रीवियस ईयर, बैलेंसिंग चार्ज जो होता है जब भी आपको उसका अमाउंट रिसीव होगा तो वो आपका जो होगा बिजनेस इनकम माना जाएगा। सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन 41(3), अगर आपने साइंटिफिक पर्पज से कोई एसेट यूज़ किया, अगर आपने उसको सेल किया तो सर आपको वो इनकम बिजनेस की माननी पड़ेगी। सर whether or not you have carried on business in the previous year। ठीक है सर, ऐसा क्योंकि बेसिकली साइंटिफिक रिसर्च में क्या होता है कि जो आपने एसेट परचेज किया उसका आपको ऑलमोस्ट डिडक्शन फुल्ली अलाउड हो जाता है 100%। उसके बाद बैड डेट रिकवरी विच वाज अर्लियर अलाउड एज डिडक्शन। मैं इस पॉइंट को सेक्शन 41 क्लॉज 4 को 41 से भी रिलेट कर सकता हूँ कि आपने कोई बैड डेट था आपका, क्योंकि पहले आपने डिडक्शन अलाउड कर दिया था इनकम टैक्स के अंदर, अब आपको वो अमाउंट बैड डेट रिकवर हो गया तो वो आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, चाहे आपका बिजनेस प्रीवियस ईयर में कैरिड ऑन हुआ हो या फिर ना हुआ हो। बेसिकली बैड डेट के बारे में एक और बात बताऊंगा। बैड डेट जो होता है, डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि बैड डेट एसएससी
खुद डिसाइड करेगा। जी हाँ, एसएससी खुद डिसाइड करेगा कि ये डेटर मेरा बैड हो जाएगा, ये डेटर बैड नहीं होगा। इस पर कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं है, वो किसी भी डेटर को बैड डेट डिक्लेयर कर सकता है। यस सर। उसके बाद आता है अंडर सेक्शन 36 क्लॉज 1 सब सेक्शन 8, कहता है एनी अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व क्रिएटेड अंडर सेक्शन 36 1 क्लॉज 8। इसको आप माइंड में रख लीजिए। इसका इसका आगे एक पर्टिकुलर पूरा टॉपिक है जो अपना बैंक्स वगैरह होते हैं एक स्पेशल रिजर्व बनाते हैं स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, और स्पेसिफिक पर्पस से, तो स्पेसिफिक बिजनेस से जो भी आपका इनकम आती है उसका एक पर्टिकुलर प्रॉफिट निकाल के उस स्पेसिफिक रिजर्व में डाल दिया जाता है। तो उस रिजर्व से अगर आपने कोई अमाउंट, और उस रिजर्व का जो यूज़ किया जाता है उस पर्पस के लिए किया जाता है, उस अमाउंट जो जिस पर्पस से वो रिजर्व बनाया गया है, अगर उस पर्पस के अदर देन आपने वो अमाउंट विड्रॉ किया है तो सर आपकी वो बिजनेस इनकम मान ली जाती है। सर समझ नहीं आया? आगे आपको समझ आ जाएगा, अभी मैंने आपको ब्रीफ कर दिया है। ठीक है, तो की पॉइंट्स हमने क्या देखा। सेक्शन 145(1) कहता है इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी शैल बी सब्जेक्ट टू द सेक्शन 145(2), जो ये क्या कहता है कि जो मेथड एसएससी रेगुलर फॉलो कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही उसको टैक्सेबल करेंगे, चार्जेबल करेंगे हम। और अगर कोई मेथड फॉलो नहीं कर रहा है तो सर मर्केंटाइल बेसिस मतलब एक्रूअल बेसिस मानेंगे। लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो 43 में कैश बेसिस पर अलाउड होते हैं। सेक्शन 145(3) कहता है अगर एसेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हुआ सर तो आपको 144 का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दे देगा और आपकी असेसमेंट कर देगा अपने आप। उसके बाद कहता है कि एक पर्सन खुद से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता है, इसमें आपको प्रोपराइटरशिप का एग्जांपल दिया था। उसके बाद एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और लॉस शैल नॉट बी टैक्स और देयर मेक्स नो डिफरेंस वेदर और योर बिजनेस इज लीगल और इलीगल, इट शैल बी टैक्स्ड। उसके बाद एसएससी एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहा है तो सर आपका उसको मर्ज करके टैक्सेबल किया जाएगा। उसके बाद इनकम चार्जेबल जो एसएससी की होती है बिजनेस की, वो सिर्फ तभी होगी नॉर्मल केसेस में जब आपने बिजनेस एसएससी ने प्रीवियस ईयर में क्रेडिट आउट किया है, या तो पूरा प्रीवियस ईयर या फिर पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शंस थे। जो पहला ये था कि 176 का, 41(1) का, 41(2) का, 41(3), 41(4) और 36(1) क्लॉज 8। क्या था सर? पहला ये था कि अगर बिजनेस एसएससी ने डिसकंटिन्यू किया और कुछ अमाउंट रिसीव हुआ तो बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। अगर एसएससी को कोई पहले अमाउंट रिडक्शन अलाउड कर दिया था इनकम टैक्स एक्ट में, अब उसको कुछ रिकवरी हो गई उस अमाउंट की तो वो बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। बैलेंसिंग चार्ज पावर सेक्टर यूनिट के केस में वो बिजनेस का माना है। सेल ऑफ एसेट यूज फॉर साइंटिफिक, आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए कोई एसेट यूज किया था, अब आपने उसको सेल कर दिया, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ बिजनेस इनकम माना जाएगा। बैड डेट की रिकवरी हो जो कि आपको अर्लियर अलाउड कर दिया था डिडक्शन में, आपका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। कोई अमाउंट आपने स्पेशल रिजर्व अंडर सेक्शन 36(1) क्लॉज 8 के थ्रू क्रिएट किया था, उससे अमाउंट विड्रॉ कर लिया आपने अदर देन द पर्पस अलाउड अंडर सेक्शन 36(1) क्लॉज 8, तो भैया आपका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, ये जो 5 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 पॉइंट जो हैं, इनके अंदर हम प्रीवियस ईयर में बिजनेस कंटिन्यू हो या फिर ना हो मैटर नहीं करता, कोई भी अमाउंट ऐसा रिसीव होगा तो आपका बिजनेस इनकम मान लिया जाएगा। अदर देन दिस पॉइंट्स बिजनेस मस्ट बी कैरिड इन द प्रीवियस ईयर whole or any part to be taxed in the head of PGBP. Got it sir? चलिए आज की क्लास हम खत्म करते हैं यहाँ पर। आज हमने क्या देखा सर? इनकम अंडर द हेड PGBP में हमने आज देखा सेक्शन 213 बिजनेस की डेफिनेशन, ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर या फिर नेचर और कंसर्न और एडवेंचर नेचर ऑफ दिस। उसके बाद हमने 236 में देखा प्रोफेशनल स्किल और वोकेशनल स्किल, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए ट्रांजेक्शन का। उसके बाद 28 में देखा कौन कौन सी इनकम चार्जेबल होगी। उसके बाद की पॉइंट्स में हमने देखा कैसे कैसे चार्जेबिलिटी हुई, कब चार्जेबिलिटी, लीगल इलीगल, ये सारा। तो आप इसको रिवाइज करिएगा, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। बेसिक्स आपके क्लियर होनी चाहिए, जो मैंने बातें बताई हैं आपको ये सारी आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस चैप्टर पर आगे कमांड कर पाएंगे। जी सर, उसके बाद ही आप इस चैप्टर पर आगे कमांड कर पाएंगे। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।